हेलो एवरीवन। हेलो। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख रहे पढ़ते आ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स, और हम पहुंच चुके थे क्लास 8th की पॉलिटी की बुक के 5वें चैप्टर में, और इसमें हम पहुंच चुके हैं 6th अध्याय हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। और इस बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अर्थ। इस चैप्टर 6th चैप्टर का नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। जब हम किसी को अपराध करते देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन का फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी दो व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है, या क्या आप जानते हैं सरकारी वकील कौन होते हैं? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए ये समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था के अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज्यादातर मामले इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इस प्रक्रिया को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है जो यह जानकारी अपने लिए उपयोगी साबित हो सकती है। ये एक चित्र दिया गया है जिसमें और कहती है, मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। मुंबई में एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही हैं और पिछले 1 घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही है। मुझे पक्का पता है कि यहीं रखा था, कहाँ गया? जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी में समारोह में जाने के लिए, उसका पति कहता है। औरत कहती है, मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही है, दराज में रखी नहीं है। मुझे लगता है शांति ने मेरे हार चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज्यादा ही समय लगाती है। शांति हेम्ब्रॉल पिछले 3 साल से एक मकान में काम कर रही है, इस मकान में काम कर रही है। और शांति, ये औरत कहती है, शांति क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार? इसका बक्सा लाओ और मैं अभी तलाशी लूंगी। हमने पुलिस को भी बुला लिया है, और अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। और वो शांति कहती है, नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की। शिंदे साहब शांति से बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें लिफाफे में 10,000 रुपए मिलते हैं। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं। तुम्हें यकीन उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया और उसे उसी का पैसा है। शांति कहती है, साहब मेरा भाई और मैं पिछले 10 मेरे साल भर से पैसे जमा कर रहे हैं, और हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम, ये बेगुनाह हूँ। मिस्टर शिंदे थाने पहुंच जाते हैं। जी कहिए, पुलिस अफसर कहता है। शिंदे जी कहते हैं, मैं एफआईआर लिखाने चाहता आया हूँ। मेरे घर चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। शिंदे साहब ने कहने पर सब इंस्पेक्टर राव एफआईआर दर्ज करते हैं। ये एफआईआर दर्ज करते हुए फिर शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर जाते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे को सील करके
सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूँ और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने में ले जा रहा हूँ। मिस्टर सिंधे कहती है, मेहरबानी करके मुझे नहीं, मतलब नौकरानी शांति कहती है, मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। इंस्पेक्टर, उसने सोने का हार चुराए हैं, तुम अदालत में जमानत का आदेश लेकर आओ। लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा? आपने हमारी सारी कमाई को सील करके अपने पास रख ली है। सब इंस्पेक्टर राव सुनील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है और उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं उसे कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं। वे इस बात पर दबाव डालते हैं कि वह इल्जाम कबूल कर ले। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों में गहने चोरी करता है। सिंधे के पड़ोस में गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थी। अब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वो निर्दोष है और फैक्ट्री के मजदूर चोरी करता है। तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपए के लिए उसकी जमानत बनने को तैयार नहीं था। नतीजतन जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रहती है। वह गहरे सदमे की हालत में है, वह डरी हुई है और मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। वो सोचती है, मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलती नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ और वह लोगों ने जो पैसा बचाया था वह कभी हमें वापस मिल पाएगा या नहीं। पुलिस मजिस्ट्रेट की अदालत के आरोप पत्र दायर कर सकती है। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों की बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देती है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यक्ति वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी जाती है जो गरीब है या उनकी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। अधिवक्ता कमला राय शांति से अदालत में मिलती है। मैं ये मेरे मुकदमे के कागज हैं, मेरे मालिकों ने हार चुराने के झूठे आरोप में मुझे लगाया है। और ये उसका भाई कहता है, मुझे शांति के बक्से से 10,000 रुपये मिले हैं, उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ये पैसे हासिल किए हैं, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। अदालत शांति का आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति ने 10,000 रुपये मिले थे जो उसके पास पाए गए। मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो, ये कहती है शांति। फिर आगे की बहस में है, सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में जाहिर होता है और वह यह श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। जो तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया और शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। श्री मिसेस शिंदे ने मेरे सामने मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली। वहां लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला है, वह चोर है। इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती शिंदे
से सीजियर कर, करती है। तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, वो न ही आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल से जब से शांति आपके घर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने 1,000 रुपये पगार देती है रही है। 20 7 20 4 अधिवक्ता राय बचाव के पक्ष में गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती हैं। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुशील रॉय यह साबित कर देती है कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम हो सकती है। फिर है 14 जून 2007 में, जब मुकदमा खत्म होने के नजदीक पहुंच जाता है, तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उसके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता राय को बताता है और वह अब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती हैं। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया? जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया है और हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसमें से यह हार चुराया था। उन लड़कों को अपना इल्जाम कबूल कर लिया है और यह हार उन्होंने ही चुराया था। फिर है 15/7 न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश को सामने यह दलील देती हैं कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। शांति आपको चोरी के इल्जाम से बरी किया जाता है और पुलिस ने जो 10,000 रुपये उसके पास से बरामद किए थे उन्हें भी को लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तहसील के सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए और जिसकी वजह से शांति को आपको जेल जाना पड़ा। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया। आइए अब इनकी भूमिकाओं को व्यापक स्तर पर देखें। अपराध की जांच करने के में पुलिस की क्या भूमिका होती है? पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है और अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी दोषी साबित होता है होता दिखाई दे रहा है, तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसे ही कि अध्याय की शुरुआत में कहा गया कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है। दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा। इसका सीधा मतलब यह है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून के प्रत्येक एक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार किस कारण से किया जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है।
गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत के किसी भी तरह दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालनामा बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और उन किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस की एक अन्य संस्था के लिए कुछ खास शर्तें और प्रक्रिया तय की हुई है। इन नियमों में डीके बुक दिशा निर्देश कहा जाता है। इसके में से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी सबूत पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। इसके सत्यापन के बाद कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिन्होंने पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्तियों को किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जाती है। आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया तो उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी? क्या उसके डीके बुश निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने में पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकट्ठा किए? पुलिस की जिम्मेदारी के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से क्या क्या करना चाहिए था? आइए ये अब थोड़ी अलग स्थिति के मामले को देखते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर ये शिकायतें करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उसकी बचत के 15,000 रुपए चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फौरन उसकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक देखिए जो उसकी राय में एफआईआर लिखने या न लिखने के लिए पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी या एफआईआर। पुलिस एफआईआर के दर्ज होने के बाद भी किसी अपराधी की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराधी की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौलिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। इसमें वारदात के मूल तथ्यों, घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उसके नाम तथा गवाहों को भी उल्लेखित किया जा सकता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस में एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब ये है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ ये मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। इसलिए ये इस मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था।
इसी तरह शांति वाले मुकदमे में भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से जाना जाता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोपी पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं है, इसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय और अधिकारियों के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत में सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। तो अब बताइए श्रीमती सिंधी, आपका हार किस तरह गायब हुआ? मैंने सोचा था हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति हमारे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसकी संदूक की तलाशी ली। वहां लिफाफे में 10,000 रुपए में कर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को ये पैसा मेरा हार बेचकर ही मिला था। वो चोर है। न्यायाधीश की भूमिका न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों का बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वह कानून के लिए दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं और या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल क्या होता है? आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालन करते और क्या हो सकता था अगर अदालत ने शांति को आरोपी पत्र और गवाह के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता? अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता? अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजित की ओर से प्रस्तुत किया गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों की जिहर करने का पर्याप्त समय न दिया होता तो पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता? अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। इसकी वजह से इस निष्पक्ष सुनवाई की कई बातों का पालन करना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है, अर्थात इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 की पूरी पालना की जाएगी। आइए इस चित्र पटकथा में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटें और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तथ्यों पर ध्यान दें। पहली बात, शांति को आरोपी पत्र और उसकी सभी साक्ष्यों की एक प्रति दी गई थी और अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ अदालत में पेश किए गए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता गया। शांति का भाई सुशील अदालत में कार्रवाई में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिहर करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन अधिक न्यायाधीश को उसे दोषी मानने का एक मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया।
महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीशों ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच सो रहे। इसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा और चूंकि साक्ष्यों के ये सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आजाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया, संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वो विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। ये है पृष्ठ 64 पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रिया लिखी गई है, वे सभी निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत जरूरी है। शांति के मुकदमे के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में आप क्या मतलब समझते हैं। खुली अदालत, सबूतों के आधार पर, अभियोजन पक्ष के गवाहों के जिरह। अपनी कक्षा में चर्चा करें कि शांति को मुकदमे की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन न किया होता तो क्या होता। अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील न मिलता, अगर अदालत ने उसे दोषी नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती। इसी के साथ ही चैप्टर होता है खत्म। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।